जब तक नस्ल सुधार नहीं होगी, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री भारत सरकार को, क्योंकि नस्ल सुधार पशुपालन में अभिनव प्रेम करने का एक विधा है और देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध देसी गाय का मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। और देसी नस्ल की गायों का अभाव होता जा रहा है। देसी नस्ल की गायें संरक्षित और सुरक्षित रहें, इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान योगी सरकार प्राथमिकता से अभियान चलाकर कर रही है। हम लोग किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है। इससे आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है दूध उत्पादन में। अभी 9 जुलाई को देश की सबसे बड़ी कृषि संस्था ने पशुधन पालन विभाग को हमें सम्मानित किया है और ये सम्मान सोमवार को हम अपने प्रमुख सचिव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने ये सम्मान भेजने का काम किया है। तो इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसमें प्रतिवर्ष 38.78 मिलियन टन तक प्रतिदिन 1082.87 लाख लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन हो रहा है। कुल उत्पादन में जहां वार्षिक वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 3.78% है, वहीं प्रदेश में ये औसत 7.01% है। हम निरंतर वृद्धि की ओर हैं। विगत 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वृद्धि की यही प्रवृत्ति सतत दृष्टिगोचर हो रही है। ये परिवर्तन यूपीएलडीबी के द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त प्रजनन निवेशों के सुदृढ़ सप्लाई चैन के प्रबंधन की सार्थकता का द्योतक है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित पशु प्रजनन एवं पशु विकास के कार्यक्रमों के सुनियोजित रूप में क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरण स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत है। परिषद का मुख्य उद्देश्य गाय एवं भैंस के सुनियोजित प्रजनन हेतु उच्च गुणवत्ता के प्रजनन निवेशों की नियमित एवं निरंतर व्यवस्था कर प्रदेश में पशुधन का सर्वांगीण विकास करना है। प्रदेश में प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों की 242 करोड़ की संख्या के दृष्टिगत प्रजनन की गुणवत्तायुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम समय में आनुवंशिक उन्नति के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक सरल व सशक्त माध्यम है। वर्गीकृत वीर्य का उपयोग कर 90% से अधिक उच्च गुणवत्ता की मादा संतति का उत्पादन किया जा सकता है। निराश्रित नर गौवंश एवं निम्न गुणवत्ता की मादा संतति को कम करने में इसकी भूमिका है। आपको जानकारी देना चाहेंगे, अभी सेक्स सीमन बछिया ही पैदा होगी 90%, 300 रुपये की वाइल थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा। जब हम लोगों ने अनुरोध किया, आपकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँची, 300 रुपये की वाइल अब 100 रुपये में कर दी गई है, जिससे बहुत सस्ता है। इसलिए हम सब लोग कृत्रिम गर्भाधान देसी गायों को बचाने का काम करें और सेक्स सीमन डलवाएंगे तो देसी गाय भी संरक्षित होगी और गुणवत्ता युक्त दूध समाज को मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 2.16 करोड़ निर्धारित है, जिसमें से वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य
2400 लाख है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP क्रियान्वित है। उच्च गुणवत्ता युक्त वीर्य से पशुपालक के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं AIT को भारत पशुधन एवं ऐप पर अपलोड किए गए विवरण के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष ₹50 प्रति कृत्रिम गर्भाधान तथा उत्पन्न संतति के सापेक्ष ₹100 प्रति संतति की दर से प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है ताकि इसमें बढ़ावा मिले। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत पशुधन ऐप पर पशु एवं पशुपालकों को पंजीकृत किया जा रहा है तथा समस्त प्रजनन आंकड़ों का डिजिटल अभिलेखन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जर्म प्लाज्म की ट्रेसेबिलिटी एवं संचालित योजनाओं का गुणवत्ता युक्त अनुश्रवण संभव हो पा रहा है। साथ ही AI एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से संकलित आंकड़ों के अध्ययन, विश्लेषण, समुचित योजना निर्धारण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त बकरी हेतु भी कृत्रिम गर्भाधान योजना का प्रारंभ की गई है। राज्य पशु प्रजनन नीति के अनुरूप प्रजाति वार्ता क्षेत्रीय मांग के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य स्टाज आदि की आपूर्ति परिषद द्वारा अपने जोनल केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक जनपद में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा बकरी पालन को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पर बकरी का दूध जब डेंगू हो जाता है तो 400 रुपये लीटर तक बिकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। मात्र 17,000 रुपये में 90% अनुदान पर उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को देने का काम किया जा रहा है। मित्रों, पशु प्रजनन सेवाओं को आच्छादन बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग की संस्थाओं के साथ निजी क्षेत्र की संगठित एजेंसियों जैसे बायफ, पशु मित्र, मैत्री तथा अन्य दूसरे गैर सरकारी संस्थाओं NGO आदि के साथ समन्वय करते हुए कार्यक्रम को राज्य में एक रूपता से लागू किया जा रहा है। नस्ल के तेजी से विकास के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ITT का उपयोग सांडों के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। अप्रैल 2013 से भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के उपयोग के माध्यम से चकगंजरिया प्रक्षेत्र, लखनऊ पर साहिवाल भ्रूण का उत्पादन प्रारंभ किया गया है। अद्यतन भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र चकगंजरिया, निरंतर निबलेट प्रक्षेत्र, जहांगीराबाद, राज बाराबंकी में इन तकनीक का उपयोग करके मार्च 2023 तक 84 साहिवाल संतति, 48 नर और 36 मादा बछड़ों का उत्पादन किया गया है। अक्टूबर 2020 से ओबेम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजन OPU IVF के उपयोग के माध्यम से भ्रूण का उत्पादन किया गया एवं इसका उपयोग करके निबलेट बाराबंकी में चकगंजरिया फार्म में 44 साहिवाल और ये सब 15 मादा बछड़ों के उत्पादन के साथ साथ इस प्रकार अब तक कुल 128 साहिवाल बछियां पैदा की जा चुकी हैं। अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त सामान्य एवं वर्गीकृत वीर्य का MSP के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है और जो नस्ल सुधार के अभियान में सहायक है। नस्ल सुधार अभियान के माध्यम से पशु उत्पादकता में वृद्धि का पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सशक्त योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत
कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने के लिए मैत्री मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया प्रशिक्षित एवं स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 से अब तक कुल 7,152 मैत्री स्थापित किए जा चुके हैं। ये प्रशिक्षण नवयुवकों नवयुवतियों के स्वरोजगार में सहायक होगा। पशुपालकों की आर्थिक क्षति सुरक्षा एवं पशुओं के पोषण के अंतर्गत दुधारू पशु की मृत्यु की दशा में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा समस्त जनपदों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में अब तक कुल 7,26,516 पशुओं का बीमा कराया गया है। अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश एक प्रयोग करने जा रही है। हम मुर्गियों का भी बीमा करेंगे जिसको 50 रुपया दिया जाएगा। ये भी हमारा एक अभियान शुरू होने जा रहा है। मित्रों, पशु प्रजनन में नए विचार और दृष्टिकोण जैसे जीनोमिक चयन उन्नत प्रजनन तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाता है। इन तकनीकों के द्वारा उत्पन्न विशाल डेटाबेस के प्रबंधन और विश्लेषण के लिए जैव सूचना विज्ञान एवं कृत्रिम विद्युता का एकीकरण महत्वपूर्ण है, जो अधिक कुशल, टिकाऊ और जिम्मेदार पशु प्रजनन प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश की बड़ी समस्या थी। अब इसके लिए संरक्षण, संवर्धन एवं भरण पोषण के उद्देश्य से निराश्रित गौवंश संरक्षण नीति 2019 को प्रख्यापन कर देश का सबसे बड़ा निराश्रित गौवंश संरक्षण का कार्य अभियान के रूप में किया जा रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला उत्तर प्रदेश का, तब से बड़े बड़े वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसका 1,80,00,000 के रुपए देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और योजना बनाकर निराश्रित गौवंश को हम वृहद गौ संरक्षण केंद्रों में भरण पोषण की चिंता करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर दिखाई ना दे। मित्रों, प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश संरक्षण के कार्यक्रम को संपूर्ण देश में एक अपनी तरह का अभिनव कदम है, जिसे देश के अन्य प्रदेश में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अद्यतन कुल 7,706 गौ आश्रय स्थलों में आज 12,36,914 गौवंश संरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत तथा भरण पोषण मिशन के अंतर्गत 1,12,631 पशुपालकों को अद्यतन 1,74,880 गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। ये गौवंश दूध देने वाले होते हैं जो कुपोषण से शिकार हैं, उनको ये परिवार चलाने के लिए गाय उत्तर प्रदेश में देने का काम मानवर किया जा रहा है। संरक्षित गौवंश के भरण पोषण की पूर्व निर्धारित राशि 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। और इस तरीके से आज प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ रुपया रोज गौ संरक्षण के लिए योगी सरकार जारी करती है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार लंपी स्किन डिजीज से गौवंशों से बचाने हेतु तथा अन्य प्रदेशों से आने वाले पशुधन संक्रमण से बचाव एवं रोग नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा रिंग बेल्ट टीकाकरण किया गया, जिससे प्रदेश में मृत्यु दर देश में सर्वाधिक कम हुई और अद्यतन 1,60,00,000 से अधिक लंपी स्किन डिजीज के बचाव हेतु टीकाकरण किया गया। और इसमें देश में उत्तर प्रदेश को लंपी स्किन डिजीज पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश को पशुधन विभाग को पुरस्कृत करने का काम भी भारत सरकार ने किया। प्रदेश सरकार के निरंतर निगरानी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा जागरूकता एवं प्रभावी रोकथाम से बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा रोग विस्तार पर रोक लगी, जिससे आउटब्रेक नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्तर पर ले जाने हेतु
विभाग के लिए निरंतर कार्यक्रमों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चारा नीति 2024 से 29 प्रख्यापित की गई है। चारा नीति 2024-29 में अंतर्गत नेपियर घास रूट स्पिल योजना अंतर्गत 230 हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन लक्षित है। 1.73 लाख कुंटल चारा उत्पादित संभावित है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट, ये टोल फ्री नंबर मैं प्रधानमंत्री के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश को। उन्होंने 20 मोबाइल यूनिट दिए। देश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है, इसलिए माननीय आपसे मेरा निवेदन है कि हमें 200 मोबाइल यूनिट और उपलब्ध करा देंगे तो हम पशुओं की सेवा में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित रोग निदान प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक सेंटर का वन हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहायता से सुदृढ़ किए जाने से पशुपालकों के पशुओं को उच्च स्तर निदान एवं चिकित्सा प्राप्त हो सकेगी। पशुपालकों को पशु रोगों से निदान एवं विवरण हेतु सरकार द्वारा उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 25 पॉलीक्लिनिक क्रियाशील है। निर्माणाधीन 20 क्रियाशील एवं निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत 173 इकाइयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन लेटर ऑफ कंपार्ट निर्गत हुआ है, जिसमें रुपया 373.24 करोड़ का अनुमानित निवेश एवं लगभग 19,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन हुआ है। प्रदेश के उद्यमता विकास की दृष्टि से कुक्कुट विकास नीति 2022 के आंशिक संशोधन करते हुए ब्याज प्रतिपूर्ति अधिकतम 1 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर अधिकतम 1 लाख यूनिट तक 100% छूट व इकाई स्थापना हेतु लीज क्रय की गई भूमि का स्टाम्प शुल्क 100% छूट, अनुसूचित जाति हेतु बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश के कुक्कुट पालकों को आय एवं उसके पोषण स्तर से सुधार हेतु 16,666 बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयाँ प्रति इकाई 50 चूजे एवं अन्य अवस्थापना की सुविधाएं निःशुल्क उत्तर प्रदेश में वितरित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लघु पशुपालकों के हित के लिए बकरी पालन एवं भेड़ पालन, सुअर पालन निःशुल्क मेड़ा वितरण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश एवं उद्यमिता विकास हेतु भारत सरकार के सहयोग से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन संचालित, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 210 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसके निवेशित राशि लगभग 98.1 करोड़ है। अद्यतन कुल 368 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें अनुमानित निवेश 174.10 करोड़ है। साथ ही पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF संचालित है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 18 प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई है, जिनमें रुपया 427.98 करोड़ का निवेश संभावित है। अद्यतन कुल 47 प्रोजेक्ट की स्वीकृति है, जिससे रुपये 1167.44 करोड़ का निवेश संभावित है। AHIDF के अंतर्गत ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के उद्योग के रूप में स्थापित करने की मांग अत्यधिक है और प्रदेश के पशुपालन को अधिक संख्या में ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाना हितकारक होगा। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास योजनाएं तथा उत्तर प्रदेश चारा आहार नीति 2024 से 29 के अंतर्गत नेपियर घास की जड़ें रूट स्लिप उपलब्ध कराने की योजना, प्रदेश में हरे चारे की कमी हेतु 230 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सीड बैंक तैयार करना, मोबाइल वेटरनिटी यूनिट के संचालन अंतर्गत कॉल सेंटर की विस्तृतीकरण योजना, पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों के लिए
प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना, सूकर पालन की योजना, बकरी पालन योजना सहित कुल 6 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आज की कार्यशाला पशुपालकों तथा उत्तर प्रदेश के हित में पशुपालन में उन्नयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार 3 जो अभियान मैंने बताए थे, नस्ल सुधार, बधियाकरण और संचारी रोगों पर नियंत्रण करने में सफल हो पा रही है। इस उम्मीद के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। यहाँ पर कुछ किसानों के अनुभव भी हम जानेंगे। ये यहाँ प्रदेश भर से आए हैं ये किसान, इसमें से कुछ किसानों के अनुभव जानेंगे। उन्हें कॉर्डलेस माइक दे दें। सबसे पहले श्री राम प्रकाश दुबे जो वाराणसी से आए हैं, उनको कॉर्डलेस माइक दे दें। आ रहा है माइक, आपके पास आ रहा है, लीजिए सर। आप कहाँ से हैं और कौन सी योजना का लाभ मिला, आप बताएं। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं वाराणसी जिले के चिरई गांव विकास खंड अंतर्गत गोइठा गांव का रहने वाला हूं। मैं पहले से भी 2-4 गायें रखे थे। इस बीच में हमको गिर गाय के बारे में जानकारी मिली तो मेरी भी बहुत इच्छा हुई कि गाय हमको भी मिले। एक गाय हमको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एनडीबी अंतर्गत वाराणसी के गिर प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त हुई। वह गाय हमारे यहाँ आने के लगभग 10 दिनों के अंदर एक स्वस्थ बछिया को जन्म दिया और एनडीबी के लोग हमारे यहाँ आए, उसके रख रखाव के बारे में बताए कि ऐसे खिलाएंगे तब ये स्वस्थ रहेंगी। उसके कुछ दवा ववा का भी जो प्रावधान होता है वो सब भी किए और वह गाय 2-4-10 दिनों के बाद लगभग 14-15 लीटर दूध देना शुरू की। उसका दूध बहुत स्वादिष्ट मीठा और जो घी भी निकल रहा वो घी भी बहुत स्वादिष्ट, शायद वैसा पहले घी हम नहीं खाए थे। उसके बाद महाराज जी लगभग 4 महीने के बाद जो इनके मेट होते हैं इनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराया गया और 9 महीने के बाद पुनः एक स्वस्थ बछिया हमारी गाय को पैदा हुई। पहले वाली गछिया हमने जो है अपने गांव के ही एक हमारे बहुत कमज़ोर परिवार से थे, उनको हमने दान में दे दिया और वह भी अब जो है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वो भी गाभिन हो गई है। दूसरी वाली बछिया भी हमारी लगभग बड़ी हो गई है। वो भी एक दिन आए थे हमारे मेट के लोग, उसको भी वो अपना सेक्स सीमेन जो होता है वो चढ़ाए और तीसरी बछिया भी हमारी पैदा हो गई है महाराज जी। इस प्रकार से बीच बीच में लोग आते रहे हैं और बहुत उसके वजह से महाराज जी मैं कहना चाहूँगा कि जब से वो गाय आई है प्रत्यक्ष तो लाभ मिल रहा है, उसका गोबर भी खेत में पड़ना, लेकिन उसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है हमको कि कुछ आपदाएं जो लगातार आ रही वो सब आना बंद हो गया है। बहुत परिवार सुखी है और 3 बछिया हुई है, तीनों से और परिवार में सब लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं। और महाराज जी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप द्वारा जो पशु को संरक्षण दिया गया, गौ संवर्धन को, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में भी कुछ स्लॉटर हाउस थे राजघाट के, पहले वो बंद हो गए। पहले बहुत बदबू आती थी, लेकिन यहाँ सरकार बनने के बाद वो बंद हुआ और क्षेत्र में जो गौओं के लिए आप द्वारा सुविधा दी जा रही है, तमाम हमारे बगल में छाही गांव में एक अच्छा चल रहा है गौशाला, जहाँ पर निरीह गायें जाती हैं, उनकी सेवा होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, एनडीबी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम प्रकाश दुबे जी। और अब वाराणसी से हमारी किसान बहन श्रीमती विनीता देवी जी अपनी बात कहेंगी। हेलो सर, मेरा नाम विनीता देवी है। मैं दुबेपुर ग्राम घोसला से ब्लॉक सेवापुरी वाराणसी से आई हूँ और हमें जो एमडीडी
परियोजना गिरी जो है, इससे हमें बायोगैस का निर्माण हुआ है जो है, और हम 2 साल से उसी पे खाना बना रहे हैं। वो उसमें हमें बहुत फायदा है, इसलिए क्योंकि जो पहले की महिलाएं हैं जो इतना दुख सहती थी धुआं का और परेशानियों का, जैसे जलना न जलना, लेकिन ये जो आपने गिरी वाली बनाया है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें हमें बहुत लाभ हुआ है। ऐसे कि इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और खाने में स्वाद भी मिलता है और हमारा बचत भी होता है। जो साल का, जो महीने का है 1,000 रुपया, साल का हमारा 10,000 11,000 रुपया बचा, जो कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, वो दूसरे काम में भी यूज कर सकती है। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम निकाला है सर, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो हम लोग को सुविधा देती है हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं उन लोग का धन्यवाद देना चाहती हूँ, एमडीडी वालों का और गिरी जो है उन लोग का, परियोजना गिरी वालों का। हाँ, अब ये तो उन्हीं लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि सरकार जो सुविधाएं देती है उसका हम सबको उपयोग भी करना चाहिए। ये जागरूकता बहुत अच्छी बात, उनके लिए ताली बजाइए। और गोरखपुर से हमारी किसान बहन श्रीमती कौशल्या देवी जी, जो लखपति दीदी भी हैं, वो अपने अनुभव बांटेंगी। श्रीमान जी, मैं सभी अतिथिगण को पहले नमन करती हूँ तहे दिल से। मैं गोरखपुर जिले से हूँ और जो मेरे संस्था का नाम है श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी, 29 अगस्त 2022 में बनी है। रुद्रपुर केंद्र से शुरू हुआ है दूध लेने का कार्य। सर, पहले हम लोग 500 गाँव जुड़ चुका है और 25,000 दीदियाँ इस संस्था में जुड़ चुकी हैं। 62,000 लीटर दूध पर डे का आ रहा है और इस संस्था से किसानों को 78,000 तक का पेमेंट खाते में हो चुका है, जिसमें इसमें शेयर पूंजी किसानों का 1.66 करोड़ जमा है, जिसमें से 1445 दीदी लखपति बन चुकी हैं और 1 लाख से 19 लाख तक का आय कमा चुकी हैं। जिसमें से सर मैं भी पहले 3 गाय रखती थी, 3 गाय थी मेरे पास, लेकिन जब से ये मेरी संस्था आई है तब से हमने 10 गाय कर लिया है और पर डे का इस संस्था में 70 लीटर दूध हम देते हैं और 1 साल में हमने 11.5 लाख का बेनिफिट कमाया है इसमें। और सर ये और मैं जितनी इसमें दीदियाँ जुड़ी हैं हमारे गोरखपुर जिले से, पशुपालन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसित हो रही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, अब मेरे पति भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर, जो है जैविक खेती के लिए हम लगभग 300 कुंटल जो उसका स्लरी होता है, उससे हमारे खेत में जो बंजर भूमि हो जाती थी, जब हम इसको यूज करेंगे तो आने वाले दिन में रासायनिक खाद का प्रयोग कम करेंगे और देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ठीक सर। वास्तव में ये सब हमारे किसान भाई बहन आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार हैं। इसी क्रम में मैं एटा की श्रीमती सोनम कुमारी जी को आमंत्रित करूंगी, अपनी बात कहें। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगण को मैं और मेरे साथी और दुग्ध उत्पादक भाई और बहनों को मैं सादा नमस्कार करूंगी। मैं सोनम कुमारी गांव दरपुर से, जिला एटा से हूं सर, और मैं आप सबने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और हमारे गांव में सर पहले भी दूध का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन पहले इतना अच्छा दूध की कीमत नहीं मिलती थी और नई दूध की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन हमारे गांव में एक बार सहज संस्था के कर्मचारी है, उन्होंने बताया कि जो सहज संस्था है ये किसानों की संस्था है, किसानों के स्वामित्व की संस्था है। और इस पर मैंने अपने घर पर जाके चर्चा की और 31 अगस्त 2019 में मैंने अपना कोड खुलवाया और मैंने जब से ये सदस्यता ली तब से मैंने 17,000 लीटर दूध संस्था को आपूर्ति किया और संस्था ने मुझे 6,78,000 रुपया दिया, भुगतान किया मुझे उन्होंने। और सर इतना ही नहीं, मुझे बोनस के रूप में भी मिला है, 8,801 रुपया बोनस के रूप में मिला।
और 1890 रुपया ब्याज मिली उसकी। और हमारी संस्था सर हमें बहुत सारे, एक तो उन्होंने ये गर्भाधान वाला भी चलाया है, उसमें भी आते हैं, गांव में मीटिंग भी कराते हैं वो लोग। हमें उससे पशुओं के बारे की नॉलेज मिलती रहती है, कब क्या कराना है, हमें उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और मैं लखपति दीदी में भी आती हूँ। हाँ, और हमारी संस्था में 1,32,000 सदस्य हैं, जिनमें से 26,000 सदस्य लखपति में आते हैं, जिनमें 12,000 दीदियाँ लखपति दीदी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी जितनी भी किसान बहनें हैं, उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास की चमक है, ये विश्वास दिलाती है कि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प सिद्धि को ज़रूर प्राप्त करेगा। एक बार तालियां इन बहनों के लिए। और अब अंत में गोरखपुर के श्री पन्नेलाल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाएं, आपकी भावनाएं मंच तक पहुंच गई। इतनी सुंदर वेशभूषा में आप एक नई गाथा रच रही। हाँ, पन्नेलाल यादव जी। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। मैं आपके गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक के ग्राम रायगंज का एक प्रगतिशील किसान हूँ सर। मैं आपके सहभागिता योजना के अंतर्गत ये 2 गाय हमको मिली थी। उन 2 गायों में मैं से एक साल्टेड सीमन डलवाया, मेरे वहाँ साहिवाल बछिया पैदा हुई सर। उसी से आज तक मेरा जीवन यापन चलता है। और सर आपका जो ये बीमा योजना है, इस बीमा योजना से भी हमारा एक पशु का हमने बीमा कराया था, वो उसका भी हमें लाभ मिला सर। इससे ही हम सभी लोग आपके धन्यवाद के पात्र हैं सर। नमस्कार। ये श्री पन्नेलाल यादव जी पशुपालन में एक अग्रणी किसान हैं। ऐसे जितने भी लोग विकसित भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी किसान भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पशुधन में वृद्धि, पशुपालकों की समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पशुपालन के क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय पशुपालन और दूध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन एवं दूध विकास मंत्री गैब्रियल डी बांगसू जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, पशुपालन एवं डेयरी भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव श्रीमती वर्षा जोशी जी, उत्तर प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित घोष जी, पशुपालन आयुक्त भारत सरकार श्री अभिजीत मित्रा जी और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जो पशु नस्लों के विकास के कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में हुआ है और जिसका उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सहमति दिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और यह दर्शाता है कि आपकी रुचि इस क्षेत्र के साथ है और आप इस क्षेत्र में पहले से भी लगे रहे हैं। वैसे मुझको अनुभव है इनके साथ
लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य के रूप में रहने पर भी मैंने इनको देखा है कि कई मामलों में कितनी उग्रता के साथ जो चाहत है और जो इनके अंदर जो संकल्प है उसको पूरी उग्रता के साथ लोकसभा में भी जब हम लोग विपक्ष में थे तो उस समय ये सरकार के सामने उठाते रहते थे। तो ये आपका संकल्प है। अब यूपी एक ऐसा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, अपनी सारी उपलब्धियों को बताया, अपनी सारी बातों को उन्होंने रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने दूध क्रांति एवं पशु समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है और यह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक बनने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है और प्रेरणा बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, अभी आपने देखा कि हमारे विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी ने जो प्रस्तुतिकरण रखा उसमें उन्होंने बताया कि हम आज दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। हमारी दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी हम आज विश्व में अग्रणी हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता में कमी है और उस पर उसी के को ध्यान में रख के पशु नस्लों के विकास का आज कार्यशाला यहां हुआ है और कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन जो दूध के उत्पादन में हमारे देश में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई, इसका श्रेय इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस क्षेत्र के महत्व को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, क्योंकि उसके पहले ये पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ एक अंग था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी जो दूरदृष्टि थी उसने पशुधन के क्षेत्र को चिन्हित किया और 2019 में उन्होंने अलग विभाग बनाने का काम किया। और अलग विभाग सिर्फ नहीं बनाया उन्होंने, कई योजनाएं शुरू किया उन्होंने। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया उन्होंने, NADCP जो पशुधन के साथ के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसको उन्होंने प्रारंभ किया। AHIDF जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो योजना है, जिसका आज कई योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको उन्होंने प्रारंभ किया। तो चारों तरफ उन्होंने इस क्षेत्र को और विकसित करने का काम किया, विकास की तरफ बढ़ाने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हम विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले स्थान पर है। और यह कार्यशाला जो आज आयोजित हुआ है, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस कार्यशाला में जो पशुपालन क्षेत्र में वैज्ञानिक साइंटिफिक ढंग से लाभकारी और फार्मर सेंटर्ड, किसान केंद्रित बनाने की दिशा में हम लोग गहन चिंतन करेंगे। टेक्निकल सेशन भी है, ये उद्घाटन सत्र है, इसके बाद टेक्निकल सेशन है जिसमें हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी सचिव महोदया के नेतृत्व में यहाँ रहेंगे, वो सब टेक्निकल सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ यह आज हम आपको भरोसा दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि यह सिर्फ लखनऊ के इस सभागार में सिर्फ चर्चा तक नहीं सीमित रहेगा, इसको हम लोग सरजमीन तक, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाएंगे, यह हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उसकी भी चर्चा यहाँ करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में आपके कुशल नेतृत्व में जो नीतिगत सुधार हुआ है, नवाचार के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, उसका मिसाल है
और वह मिसाल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उत्तर प्रदेश में पशु आरोग्य, नस्ल सुधार, दूध संग्रहण, प्रसंस्करण आदि के क्षेत्रों में जो आपने विशेष अभिरुचि लेके जो काम किया है, वो आज एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर है और उसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। अब आप सबको मालूम है कि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के साथ लगभग इस देश की 10 करोड़ की आबादी जुड़ी हुई है। खेत तो हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास नहीं है। खेत का बंटवारा जो हुआ वो किसी के पास बहुत खेत है, कोई भूमिहीन है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जो गरीब है। 75% पशुधन के साथ जो जुड़े लोग हैं वो या तो छोटे किसान हैं, या मजदूर हैं, या भूमिहीन लोग, और वो अपने रोजगार के लिए काम धंधा मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन इस पशुधन के साथ जुड़ी आबादी में 75% महिलाओं की आबादी है जो पशुधन के साथ जुड़ी हुई है। तो आज ये बहन लोग यहां झांसी की हैं। मैं गया था झांसी, मैं झांसी इनके यहां गया था। ये सारी जो सहयोग समिति है वो उसमें सिर्फ महिलाएं उसके साथ, हमारी बहनें उसके साथ जुड़ी हुई, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हम वहां गए थे, 4 घंटा रहे थे और हमने देखा था, और इनका उत्साह भी हमने देखा था। तो ये उत्साह के साथ वहां काम चला रहे हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितने दूध के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भी 32% से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी सदस्य हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन अभी जो चर्चा हुई कि दूध का उत्पादन इतना बढ़ा, हम विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उत्पादकता में अभी भी हम पीछे हैं। और उत्पादकता में अगर हम पीछे हैं तो उसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये नस्लों के विकास के कार्यक्रम का आज कार्यशाला है। हम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी है हमारे देश में जो उपलब्ध है। एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी है और एक सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी 3 शॉट दिया जाता है, लेकिन वह महंगा है। वो लगभग 3 शॉट 20,000 रुपए के कॉस्ट पर किसानों का आता है, जो हमारे देश के और हमारे प्रदेश के जो किसान हैं वो उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो एफोर्डेबल नहीं है, इसलिए उसका उपयोग कम होता है। लेकिन जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले भी 600 रुपया में 1 डोज मिलता था। 3 डोज अगर है तो 1800 रुपये का पड़ता था। लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी रिसर्च करके, जिसका लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां से किया था, पालघर से, महाराष्ट्र से, वो अब 250 रुपये में 1 शॉट उपलब्ध है। और 250 रुपये में अगर 1 शॉट उपलब्ध है तो 3 शॉट का मतलब हुआ 700-750 रुपये, जो किसानों के लिए एफोर्डेबल है। वो उसको खरीद सकते हैं, लगवा सकते हैं। तो आज लेकिन आपने देखा यहां प्रस्तुतिकरण में, और कई साथियों ने, जो किसान भाई हैं, इन्होंने बताया कि 90% बछियां पैदा होंगी। ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन का कमाल है। और इसका उपयोग जितना व्यापक स्तर पर किया जा सके, उससे हमारे नस्ल का सुधार होगा। और जहां बछियां नहीं भी पैदा होती हैं, अगर बछड़े भी पैदा होंगे तो वो बछड़ा उच्च क्वालिटी का बुल
बनेगा और जो उच्च क्वालिटी का बुल होगा उसका उपयोग भी हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के निर्माण में उसका हम उपयोग उसके सीमेंट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के उपयोग का कई लाभ है और उस लाभ को हम लोगों को आगे करना चाहिए। अब मैंने बताया, अब इसके अलावा आईवीएफ टेक्नोलॉजी और सेक्स सॉर्टेड, इसके अलावा एक और समस्या हम लोग के पास साथ है हमारे देश में, वो है एफएमडी। हम विश्व में दूध उत्पादन में एक नंबर पर जरूर है, लेकिन आज हम जो डेयरी सेक्टर से जितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसके एक्सपोर्ट में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विश्व में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद वो हम नहीं कर पा रहे। और वो हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश में जो पशुधन है उसमें एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, ज्यादा है। और जो यूरोपीय देश हैं वो एफएमडी के कारण हमारे दूध के उत्पाद को, डेयरी के उत्पाद को वो नहीं लेना चाहते। हम लोग लगे हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए। हम लोगों ने चिन्हित किया है 9 राज्य को इस देश का जहां आउटब्रेक्स पिछले कई वर्षों में घटा है एफएमडी का, उनको चिन्हित करके हम उन राज्यों को एफएमडी फ्री करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। हमने अभी वहां बैठे बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ वैक्सीनेशन में कई तरह की समस्याएं थी, हम यहाँ से लौट के जाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम ये आपको मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एफएमडी का एक दिन के लिए भी वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और वैक्सीनेशन अगर प्रॉपरली होगा, उसके 5 वर्ष का है ना, 5 इयर्स तक 6 महीने का गैप पर एक वैक्सीन दिया जाना है। और उसी के लिए आज जो प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन हुआ जो गोरखपुर में, और जो मैत्री हमारे प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनके माध्यम से हम वैक्सीनेशन का काम करवाते हैं। उनको वैक्सीनेशन का हम पैसा देते हैं, हम वैक्सीन मुफ्त देते हैं, उनको किट देते हैं और ग्रामीण रोजगार उससे पैदा होता है। तो इसलिए ये सारा काम होगा। लेकिन 5 वर्षों तक अगर लगातार मॉनिटरिंग किया जाए और साल में 2 वैक्सीन अगर दिया जाए तो एफएमडी मुक्त हो सकता है। और एफएमडी मुक्त जिस दिन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा इतना बड़ा राज्य है कि जहां के दूध उत्पाद को हम लोग पूरे यूरोप के मार्केट में पहुंचा देने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने सुना है कई मैत्रियों प्रशिक्षण केंद्र का, कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से प्रशिक्षित किए जाते हैं। उनके प्रशिक्षण के दौरान उनके सारे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जाती है। जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो किट है वो उनको उपलब्ध कराया जाता है और वह उस किट को लेके हर दरवाजे तक, किसानों के दरवाजे तक जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और उसका लाभ क्या होता है ये आपने अभी किसानों के द्वारा ही सुना। अभी आपने सुना कई गिर के जो बनारस में है, गिर का उत्पादन कितना बड़ा है। गिर गाय का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गिर योजना वहां चला रही है बनारस में, और उसके कारण वहां गिर गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और उसके अलावा हमने कल मंत्री जी को भी कहा है, धर्मपाल जी को भी, हमने जो यहाँ पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको भी कहा है कि एक बार जाके आप लोग वाराणसी दूध संग्रह केंद्र जो है, वाराणसी का जो दूध संघ है उसको जाके देखें।
मैं वहां गया था और मैंने देखा है जिस दूध संघ को में प्रतिदिन 14,000 से 15,000 लीटर दूध प्रतिदिन का संग्रह होता था, आज प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध का संग्रहण वहां हो रहा है, दूध का वहां सप्लाई हो रहा है। और सिर्फ दूध का नहीं हो रहा है, हमने वहां जाकर वहां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं अलग अलग, उनके सेक्रेटरीज के साथ बैठ के 3 घंटा उनकी बात हमने सुनी और कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरीज ने मुझको बताया कि पहले मेरे गांव में, हमारे गांव में 10 गायें थी, हम 50 लीटर दूध का संग्रहण करके यहां पहुंचाते थे, आज हम 5,000 लीटर दूध अपने गांव से यहां पहुंचा रहे हैं। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। और वहां मैंने जाके देखा बायोगैस प्लांट का, अभी एक बहन बता रही थी कि बायोगैस के प्लांट से क्या लाभ हुआ है उनको, उनके घर में जो खाना बनाने का ईंधन है वो उस बायोगैस के प्लांट से ले रहे हैं। मैंने बनारस के जो दुग्ध संघ है उसको मैं जाके देखा, उसने एक बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया और जितने किसान अगल बगल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के, गांव के और पंचायत के और ब्लॉक के लोग उस दूध संघ के साथ जुड़े हैं, सबका दूध ही संग्रहण नहीं होता है, बल्कि उस गांव का जो गोबर है उस गोबर को भी कलेक्ट करके वो लोग ट्रैक्टर से वहां पहुंचाते हैं बनारस दूध संघ में, और उसका भुगतान भी उन लोगों को वहां का दूध संघ करता है। तो अब सिर्फ दूध से ही नहीं, गोबर से भी उनकी आमदनी हो रही है और एनडीडीबी उस गोबर से अपने बायोगैस प्लांट को चलाता और जो बायोगैस प्लांट से का जो स्लरी बचता है, उस स्लरी से जैविक के कई उत्पाद वो बना रहे हैं और उसको बाजारों में पहुंचा रहे हैं। तो जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है उससे। तो ये सारा काम हो सकता है, लेकिन ये काम इसलिए हुआ कि वहां पर एनडीडीबी ने मेहनत करके उसको संगठित क्षेत्र में वहां के किसानों को लाने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर हम आभार भी इसलिए भी व्यक्त करना चाहते हैं कि अभी तीन जिलों के, कानपुर, कन्नौज और एक कोई जिला है, 3 जिला का जो पूरा दूध संग्रह और उसका केंद्र है, उसको इन्होंने एनडीडीबी के साथ इनकी उपस्थिति में, इनके हस्तक्षेप के बाद वो एनडीडीबी को उसका संचालन दिया गया है और उसके लिए जो एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर है वहां अंबेडकर नगर में, वह भी दिया गया है एनडीडीबी को। हम विशेष तौर पर इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और हम उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि यह प्रयास जो आपका है, ये आपका जो समर्पण भाव है इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसका ये प्रमाण है। तो इसलिए हम ये सारी बात कहेंगे, लेकिन आज जरूरत है इस बात की, आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार आपके कदम से कदम मिलाने को चलने के लिए तैयार है। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि इस क्षेत्र को विकसित करना है। अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमको अगर विकसित भारत बनाना है, तो इस क्षेत्र, देश के हर क्षेत्र को विकसित करना होगा, हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना होगा और उस आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो भी हुक्म होगा उसको एक कदम आगे बढ़ के केंद्र सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और तब हम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में हम जोड़ सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जो उनका सपना है उसको साकार कर सकेंगे। तो इसलिए नस्ल सुधार के इस कार्यक्रम में आपका पुनः, मुख्यमंत्री जी आपका हम पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। खुशहाल किसान हैं उत्तर प्रदेश का मान। इसी भाव से विरासत और विकास के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको अभिसिंचित करें, जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत में पशुधन के विकास से संबंधित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री ग्रेवियल डी बाउक्सा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव पशुपालन भारत सरकार श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अपर सचिव पशुपालन भारत सरकार सुश्री वर्षा जोशी जी, आयुक्त पशुपालन भारत सरकार डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी, प्रमुख सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन श्री अमित कुमार घोष जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, देश भर से आए हुए इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है और आज यहां पर यह कार्यशाला विभिन्न मुद्दों को लेकर के पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, तकनीक का उपयोग करते हुए हम उसके जीवन में कैसे समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने अन्नदाता किसान की समृद्धि से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण पक्ष को महत्व दिया है और आज यहां पर पधारे हैं। हम बचपन से इस बात को सुनते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी अन्नदाता किसान होगा उसके घर में पशुधन जरूर होगा, और जो पशुपालक है
वह खेती बाड़ी के साथ भी अवश्य जुड़ा होगा। इनका आपसी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। चुनौती हमारे सामने है। एफएमडी का, फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, जिसको आप खुरपका मुंहपका की बीमारी कहते हैं, इसके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, बीच में उसको फिर रोका गया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को कि उन्होंने सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज अपना आश्वासन यहां पर हमें फिर से दिया है। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अपने पशुधन को हम पूरी तरीके से एफएमडी मुक्त बना करके यहां के पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लाने में पूरा योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमारे मंत्री जी ने अपने विस्तृत वक्तव्य में उन सब बातों का उल्लेख भी किया और उसके बारे में हम क्या क्या कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि इस पे जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि पशुधन का संबंध वहां के जो क्लाइमेटिक जोन है उस पर भी उस पर असर पड़ता है। उसके पालन, उसके रखरखाव और उसकी नस्ल, उस पर भी पड़ता है। अगर हम उस पर भी ध्यान दें, जैसे यहां पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार का गोधन यानी गोवंश का पशु वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने प्रयास किए, स्थानीय स्तर पर प्रयास किए उनकी नस्ल को सुधारने के लिए, वे देसी पद्धतियां थी, उन्होंने उसकी अच्छी नस्ल को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। जो लोग उस दिशा में प्रयास नहीं कर पाए, वहां पर पशुधन काफी पिछड़ा हुआ था। और आज के समय में बहुत सारी ऐसी स्थानीय नस्लें हैं जो लुप्त प्राय की ओर हैं। उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम एक अस्थाई समृद्ध निधि वहां के पशुपालकों को दे सकते हैं, जो आसानी से वहां की जलवायु अनुकूल वातावरण में अच्छी पैदा उनके माध्यम से अब दे सकते हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए आज की वर्तमान चुनौतियों में हम वहां के इस अभियान को, प्रधानमंत्री जी के विजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को इस बात के लिए भी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित करने के लिए जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें झांसी से प्रारंभ हुआ बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर और वहां से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब आगरा, गोरखपुर, काशी और अपने प्रदेश में एक अन्य 5 स्थानों पर यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।
लाखों महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, जो दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध का कलेक्शन करती है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ही प्राप्त करती हैं और पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन की अच्छी नस्ल हो इसके बारे में भी चिंता करती हैं। दुग्ध कलेक्शन के माध्यम से वैल्यू एडिशन से कैसे हम अपने अन्नदाता किसान और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, इसमें भी योगदान दे रहे हैं, जिसमें गोरखपुर और काशी से जुड़े हुए हमारे कुछ पशुपालकों ने अपने कुछ सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर अपने उद्बोधन के माध्यम से भी हमारे सामने यहाँ पे रखा है। मेरा मानना है कि ये चीजें सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर हम सबको प्रेरित करती है, लोगों को प्रोत्साहन करती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने निराश्रित गो आश्रय स्थलों को 2017 में हम लोग आए थे, एक समस्या थी, एक चुनौती थी। कारण था समय के अनुरूप पशुधन की नस्लों में सुधार न होने के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पे पशुधन सड़कों पर, खेतों में और फिर वही कसाई खानों में भी जाते थे। आस्था के साथ भी खिलवाड़ होता था, साथ साथ खेत अन्नदाता किसान के खेत में भी परेशानी होती थी, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती थी। हम लोगों ने 2017 में ही निराश्रित गो आश्रय स्थल की एक कार्य योजना बनाई, 2018 में उसको लागू किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में सरकार की गौशालाओं में या फिर सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त पशुपालकों के बीच में आज उनकी देखभाल की जा रही है, जिसमें प्रति गोवंश जो सरकारी निराश्रित गो आश्रय स्थल हैं वहां पर सरकार अपने स्तर पर उनका संचालन करती है, लेकिन इसके अलावा तीन स्कीम हमारी है। एक सरकार स्वयं चलाती है जिसमें 12 लाख से अधिक गोवंश सरकार अपनी निराश्रित गो आश्रय स्थल के माध्यम से उनकी देखभाल करती है। दूसरी स्कीम है जो हम लोगों ने सहभागिता योजना के माध्यम से चालू की है कि किसी भी पशुपालक को हम 4 गोवंश तक देते हैं। 4 गोवंश को कोई भी ले ले, उसकी देखभाल करेगा और हर महीने हम उसे 1500 रुपया एक गोवंश का देते हैं। 1500 रुपया एक गोवंश का उत्तर प्रदेश सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। और यह भी एक मुझे प्रसन्नता है कि इसमें लगभग 2 लाख के आसपास किसानों ने इसका लाभ, 2 लाख से अधिक पशुधन इस रूप में लगभग 1,25,000 किसानों के पास यह आज मौजूद है। ऐसे ही तीसरी स्कीम हमारी है कुपोषित परिवारों को एक गोवंश, वो हम ब्याई गाय देते हैं निराश्रित गो आश्रय स्थल से, और 10,000 से अधिक परिवारों को हमने एक गाय दे रखी है। जब तक वो गाय दूध देती है, क्योंकि निराश्रित गो आश्रय स्थल से जुड़ी हुई गाय है, कम दूध देती है, 100 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक। एक कुपोषित परिवार के लिए कम दूध ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि धीरे धीरे करके वह दूध पीने का आदत डालेगी तो उसको पचा भी पाएगी। और उस दृष्टि से हम लोग उस परिवार को इतने गोवंश अलग अलग, एक परिवार को एक गाय देते हैं, ब्याई हुई गाय देते हैं, और 1500 रुपया भी हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराते हैं उस गाय की देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। तो ये 3 प्रकार की स्कीम प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दे रखी है, जिसके माध्यम से गोवंश के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गो सेवा आयोग को यह जिम्मेदारी दे रखी है कि उसका 2 ही काम है। एक, जो निराश्रित गो आश्रय स्थल है उनकी व्यवस्था ठीक हो, ये वे जरूर देखें। उनकी नस्ल सुधार के लिए भी वहां पर कुछ अभियान चले, और दूसरा कि वहां उसके माध्यम से वो ये सुनिश्चित करें कि इन गोवंश के नस्ल सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम
किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षित भी कर सकें। और गौ सेवा आयोग इस मामले में एक तरफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ इन निराश्रित गौ आश्रय स्थलों को नेचुरल फार्मिंग के साथ भी हम जोड़ सके। नेचुरल फार्मिंग आज की वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे होंगे, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग आज तमाम प्रकार की नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। कैंसर एक चुनौती है हम सबके सामने, किडनी फेलियर, लीवर खराब होना, ये सब क्या बताता है कि हमने अत्यधिक मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया है। उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। उस समस्या का समाधान का रास्ता भी हम सबको मिलकर करना होगा। और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक खेती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और वो प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती ही है। और भारतीय नस्ल का गोवंश उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 27 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देव नदी गंगा को एक नया जीवन दान दिया है। आपने देखा होगा कि गंगा की धारा अविरल और निर्मल हुई तो प्रयागराज में महाकुंभ सफलता की नई ऊंचाई तक प्राप्त किया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में आए, और सबका एक ही उद्देश्य था कि मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में एक बार डुबकी लगाएं, संगम में स्नान का आनंद मिल सके, उसका पुण्य प्राप्त हो सके। अगर गंगा नदी स्वच्छ और अविरल नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम को एक भगीरथ प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया, वहीं उन्होंने अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण पूंजी थी, 100 करोड़ से अधिक रुपया जो उन्हें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सम्मान स्वरूप उपलब्ध कराया गया था, वो पूरी की पूरी राशि उन्होंने नमामि गंगे परियोजना को उपलब्ध करवाई। और आज परिणाम क्या है कि अविरल और निर्मल गंगा के माध्यम से हम लोग देव नदी गंगा को पुनर्जीवित कर लिए हैं। तो हमारा भी तो कोई दायित्व था। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं, क्या वो खेत तक ही सीमित रहता है? क्या बरसात में जब बह के जाता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है। और फिर जब उसी जल का सेवन हम लोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव, जो एक कीड़े को मार सकती हो जो दवा, तो मनुष्य खाएगा क्या? मनुष्य उससे जीवित रहेगा क्या? और यही फिर कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, लीवर फेल्योर के रूप में यही विकृति हम सबके सामने मिल रही है। और उसका समाधान यही है प्राकृतिक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाना, उस प्रकार के अन्न को अपनाना, उस प्रकार की खेती को आगे बढ़ाना। उन 27 जनपदों में हम लोगों ने एक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दी है। साथ साथ बुंदेलखंड के 7 जनपदों में भी प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह विशुद्ध रूप से गौ आधारित खेती है। गौ आधारित खेती के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में योगदान देंगे, और अन्नदाता किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, तो देश की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अवश्य देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में इस दिशा में और भी प्रयास हुए हैं। जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में आज अग्रणी राज्यों में है। आज से 10 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने तेजी से इसमें छलांग लगाई है। अंडा उत्पादन में, कुक्कुट पालन में भी उत्तर प्रदेश ने अच्छी छलांग लगाई है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, एनडीडीबी को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जो डेयरी थी हमारी,
उसमें गोरखपुर की थी, कानपुर की थी और कन्नौज की थी। इन तीनों को एनडीडीबी ने लिया है। तीनों को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक एमओयू साइन करने के बाद ये लोग लिए हैं। और अंबेडकर नगर का चारा उत्पादन का केंद्र को भी हम लोगों ने एनडीडीबी को दिया है। उसके माध्यम से यहाँ के पशुपालकों को अच्छा चारा उपलब्ध करवाने में वे मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर ये दिन भर की चलने वाली जो कार्यशाला है, ये इस सेक्टर की, जो सचमुच अन्नदाता किसान की, जो हमारे पशुपालकों की, मत्स्य पालकों की और इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अनुभव का लाभ भी, और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपनी आजीविका को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका भी मैं इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव पशुधन श्री अमित कुमार घोष जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश, माननीय मंत्री पशुधन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सम्मानित अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, निदेशकगण, वैज्ञानिकगण, पशुपालक बंधु, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव, नमस्कार। आज की इस राष्ट्रीय कार्यशाला भारत में पशु नस्लों का विकास, हमारे जैविक संसाधनों के संरक्षण, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की दिशा में एक ठोस पहल है।